हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सवन सिंह सारंगदेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पॉलिटिकल विजडम पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में अपन क्लास 10th की हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, मैकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसे डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में ये पूरा चैप्टर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। रीजन ये है कि आज की जो क्लास है वो 10th क्लास के बच्चों के लिए है, विशेष तौर से। क्योंकि सिलेबस के अंदर वही है। तो 1.2 तक का जो कंटेंट है वो आपको आज की इस क्लास में मिलेगा। तो बात करेंगे अपन। देखिए, एक बार समझते हैं कि मैकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर हमसे हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की जो दुनिया है, जिसे अपन एक ग्लोबल वर्ल्ड बोलते हैं, जिसमें किसी भी कंट्री में कोई चीज बनती है तो वो दूसरी कंट्री में पहुंच जाती है। आज जैसे अपन बात करें, आपको कोई चीज अगर चाहिए हो तो आप किसी भी कंट्री से वो चीज मंगवा सकते हैं। कंडीशन खाली एक ही है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। बाकी कई सारी चीजें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच रही है। तो ना सिर्फ चीजें पहुंचती है, बहुत सारी दूसरी चीजें भी पहुंचती है। डिफरेंट कंट्रीज आज की तारीख में कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। और इसमें डिफरेंट कंट्रीज के बीच में जो चीजें आती है और जाती है, ट्रांजेक्शन होता है, उसमें कई तरह की चीजें होती है। गुड्स, पीपल, कैपिटल, आइडियाज, इनोवेशंस, कई तरह की चीजें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आती जाती रहती है। तो आज का जो फ्रेंड्स ये जो ग्लोबल वर्ल्ड आप देखते हैं, इसके बनने की कहानी आपको इस चैप्टर में मिलती है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपका फोर्थ चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन, उसमें थोड़ा सा अलग है मामला, करंट सिनेरियो है। और इस चैप्टर के अंदर विशेष तौर से अपन थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके देखते हैं कि बहुत पुराने टाइम से कैसे डिफरेंट कंट्रीज आपस में ट्रांजेक्शन किया करती थी। बहुत सारी चीजें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा करती थी। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजें हैं वास्तव में, तो वो अपन इसमें देखेंगे। तो कैसे दुनिया आपस में कनेक्ट होना शुरू करती है, आज की जो दुनिया है उसके बनने की कहानी आपके इस चैप्टर में है। हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। 1.2 तक ही आपको पढ़ना है। वैसे तो पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें यहीं तक स्टे करना पड़ेगा, यहीं तक चीजें समझनी है। और अगर आप चाहेंगे तो फ्यूचर में अपन इसको पूरा चैप्टर भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट फिलहाल 10th क्लास के बच्चों को फोकस में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैंने इस कंटेंट को प्रिपेयर किया है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनिए। एज यूजुअल मैं आपसे कह रहा हूँ कि आगे जो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वो अगर आप लेना चाहें तो अपना जो पॉलिटिकल विजडम का टेलीग्राम चैनल है, उससे आप अवेलेबल कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके वीडियो को लाइक करने से, फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से अपना जो पॉलिटिकल विजडम की फैमिली है ये बढ़ेगी। इससे हम सबको बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे एनर्जी मिलेगी। मैं बहुत बढ़िया और आगे से आगे चीज़ें डेवलप करने की कोशिश करूंगा। आपके लिए हर समय कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। हिस्ट्री है, देखा जाए तो सिर्फ 10th के बच्चों के ही काम नहीं आएगा। वैसे सभी एज ग्रुप के जो लोग हैं, किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने वाले जो लोग हैं, बेसिकली अपन देखें तो एक जनरल नॉलेज भी अपने को होना चाहिए कि आज की दुनिया बनी कैसे। थोड़ा सा अपन अनफॉर्चुनेट है बिकॉज इस चैप्टर के अंदर अपन 1.2 तक ही जो टॉपिक्स आपके कवर होते हैं उन्हीं को देख पाएंगे। बाकी की जो कहानी है फिर कभी देखेंगे अपन। फिलहाल बात करते हैं, शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। मैकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, आज की जो दुनिया है उसके बनने की कहानी है। और आपको देखना है एक बार कि सबसे पहला जो टॉपिक है आपके सामने, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। जो आज की तारीख में जो आपको दुनिया दिखती है, या फिर यूं कहें 15-16 सेंचुरी के बाद का जो वर्ल्ड डेवलप हुआ, बनना शुरू हुआ, उससे पहले कैसे डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्ट हुआ करती थी, कनेक्टेड थी, या फिर चीजों का आदान प्रदान होता था, ट्रांजेक्शन होता था, है ना। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो हम वही बात करेंगे। एक बार कुछ वापस फिर से समझना आप लोग क्या कहना चाह रहा है हमें ये जो स्टार्टिंग का टॉपिक है। देखिए, मैकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ समथिंग। कहने का मतलब, आज की जो दुनिया है, ग्लोबल वर्ल्ड है, इसके बनने के पीछे एक लंबा इतिहास है। किन चीजों से मिलकर आज का जो वर्ल्ड है वो बना है। तो उसमें आपके देखिए, फर्स्ट ट्रेड आता है फ्रेंड्स। क्या आता है? ट्रेड। डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड होना, पहली चीज।
दूसरा, माइग्रेशन, एक कंट्री से कई सारे लोग निकलकर दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, कारण कई हो सकते हैं। दूसरा ये रहा। फिर थर्ड इसमें क्या होगा, पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में अगर लोग जा रहे हैं तो वैसे तो मैंने कहा कई कारण होते हैं, एक कारण ये होगा इन सर्च ऑफ वर्क, हो सकता है उस कंट्री में सुविधाएं ना हो, अपॉर्चुनिटीज ना हो, है ना, तो काम की तलाश में लोग जा सकते हैं। जैसे आपने अभी इसी सेशन में क्लास 10th की हिस्ट्री के अंदर ही सेकंड चैप्टर जो पढ़ा, सन्यासी बाबा रामचंद्र का आपने नाम सुना, जो फिजी गए थे इंडेंचर्ड लेबरर की तरह। तो कई सारे भारतीय श्रीलंका गए, फिजी गए, या फिर कैरिबियन गए, है ना, वेस्ट इंडीज यू कैन से। तो ऐसे कई जगहों पर गए थे। रीजन उनमें से एक था क्या, इन सर्च ऑफ वर्क। अच्छा, एक कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाने का और क्या क्या कारण हो सकते हैं, गरीबी हो सकती है, पॉवर्टी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, फेमाइन हो सकता है जो कि अपन देखेंगे भी सही इसके अंदर, टॉर्चर या फिर परसिक्यूशन हो सकता है, रिलीजियस परसिक्यूशन एक कारण इसमें है, उसको भी अपन देखने वाले हैं आज, है ना। तो ऐसे कई कारण होते हैं, या फिर नई चीजों की तलाश में जा सकते हैं, तो अलग अलग कारण होते हैं। तो तीन चीजें हो चुकी हैं। चौथा क्या है इसके अंदर, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल। फ्रेंड्स, क्लास 9th में आपने जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ा है, पालमपुर वाला, उसके अंदर आपने देखा कि कैपिटल जो है वो दो तरह का होता है। मीन्स पैसा, मनी भी इसमें आता है, और साथ में जो चीजें आप यूज में ले रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में काम में ले रहे हैं, उन चीजों को भी अपन कैपिटल में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन भी क्या है, एक तरह का कैपिटल है। या फिर यूं कहें कि घर में लगे पंखे जो हैं वो भी क्या है, कैपिटल है। ये आपके सामने है, ये भी कैपिटल है, ठीक है ना, बोर्ड जो पैनल जो आपके सामने है, ये कलम भी आपकी जो है कैपिटल है। खैर, तो फ्रेंड्स, कैपिटल का भी मूवमेंट हुआ डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। तो ये जो चार चीजें हैं, है ना, इन चार चीजों से दुनिया आपस में कई तरह की चीजों का ट्रांजैक्शन किया करती थी, जिससे डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्ट हुई, और आज का जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसके बनने की कहानी वहां से शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, एंशियंट टाइम में देखिए आप लोग, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, बहुत पुराने समय से, कितना पुराना समय, तो अपन बात कर सकते हैं लगभग 5000 साल। एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, अभी एग्जाम्पल आएगा। तो फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, देखना जरा ध्यान से, गौर से देखना। ट्रेवलर्स नंबर 1, ट्रेडर्स नंबर 2, प्रीस्ट पुजारी नंबर 3, इसके बाद में है पिलग्रिम्स नंबर 4। ये चार कैटेगरी के जो लोग हैं, ये डिस्टेंसेस कवर करते थे, लंबी लंबी दूरियां तय करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज, वापस फिर से कुछ कारण सुनो। पहला कारण क्या है? नॉलेज, ज्ञान के लिए लोग दूसरी कंट्री में जाया करते थे। अपॉर्चुनिटी मीन्स नए नए अवसरों के लिए दूसरी कंट्री में जाया करते थे। थर्ड, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी लोग दूसरी कंट्री में जाया करते थे। आत्मा परमात्मा की बात कहें, आध्यात्मिक दुनिया की बात करें, है ना, आत्मा को जानना, उसका साक्षात्कार करना, या फिर हमारे बॉडी से परे की जो चीजें हैं, आत्मा परमात्मा, या फिर यूं कहें कि ऐसा वर्ल्ड जहां पर लोगों का नॉलेज बहुत कम हो, या फिर जहां उनकी बुद्धि काम नहीं करती हो, ऐसे वर्ल्ड में एंटर होने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक लाइट हाउस होना चाहिए। तो हमारी कंट्री इस मामले में बहुत रिच कंट्री रही है, बहुत ही सुपीरियर लेवल का नॉलेज रहा है इस मामले में, इस फील्ड में, आध्यात्म की ओर। हमारे भारत के अंदर कई ऋषि मुनि आगे बढ़े और बड़े बड़े काम उन लोगों ने किए, है ना। और आप कह सकते हैं एनलाइटनमेंट, तो एक ये ऐसी प्रक्रिया जो भारत जैसे देश में बहुत ही विकसित रही, आज भी है। कई सारे लोग इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, आज भी बढ़ रहे हैं। तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी कई विदेशी हमारे भारत में शुरू से आते रहे, आज भी आते हैं, है ना। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि साउथ में सदगुरु जग्गी वासुदेव जी जो हैं, मेरे गुरु भी हैं, तो उनको जो है वहाँ की जो विद्याएं हैं, या फिर वहाँ की जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनको सीखने के लिए दुनिया भर से लोग वहाँ पर जाते हैं। ईशा योगा जो सेंटर है वहाँ पर, ऐसे कई सारे जो हैं हमारे भारत के अंदर प्रतिष्ठित संस्थानें हैं, जहाँ पर अध्यात्म के बारे में इतना रिच नॉलेज और प्रैक्टिकली जो चीजें हैं वो आपको फील करने को मिलती है ना। तो बात करते हैं अपन, लोग वास्ट डिस्टेंसेस तय करते थे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी दूरियां तय करते थे, नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, या फिर एक हो सकता है टू एस्केप परसिक्यूशन। और उसमें एग्जाम्पल क्या होगा? ऑपरेशन, हेरासमेंट, रिलीजियस परसिक्यूशन कह सकते हैं अपन।
मैं आपसे कहूं कि यूरोप के अंदर एक समय था जब क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते थे, है ना। रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते थे। जो लोग बोलते थे उनको मरवा दिया जाता था। और इस तरह की जो कंडीशंस थी, और लेकिन हुआ क्या कि फिर जब रिफॉर्म्स होने शुरू हुए तो लोगों ने बोलना भी शुरू किया। लेकिन जो लोग बोलते उनके साथ में बहुत बुरा होता। तो उस उन चीजों को रोकने के लिए, या फिर यूं कहें कि भाई हमें बोलना तो है लेकिन अपन यहाँ रह नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो फिर मार दिए जाएंगे। ऐसे कई सारे लोग यूरोप को छोड़ छोड़ के चले गए। कारण क्या? एक कारण ये भी था, रिलीजियस परसिक्यूशन। ध्यान रखें। एग्जाम्पल क्या है? जो आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है उसमें आप एक मेनोशियो करके एक आदमी के बारे में पढ़ते हैं, उसको भी मरवा दिया गया था। वो अपन जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तब अपन उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो ये सारे जो लोग हैं वो अलग अलग चीजों के लिए जाते थे, लेकिन साथ में क्या कैरी करते थे, अपने साथ क्या क्या चीजें लेके जाते थे। देखिए जरा, अपने साथ गुड्स लेके जाते थे, अलग अलग तरह की चीजें लेके जाते थे, या तो बेचने के लिए या फिर बस ऐसे ही अपना गुजर बसर करने के लिए कई सारी चीजें लेके जाते थे। फॉर एग्जाम्पल कपड़े मान लो, खाने पीने का सामान मान लो, कई तरह की चीजें होती है ना। अगला है मनी। ये लोग अपने साथ अलग अलग कंट्रीज में आते जाते समय पैसा भी लेके जाते थे। अगला फ्रेंड्स इसमें आता है वैल्यूज। वैल्यूज भी साथ में लेके जाते थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर भारत के अंदर अपन बड़ों के पांव छूते हैं, तो चाइना या फिर ऐसे देशों में आप देखते हैं थोड़ा सा हल्का सा झुक के जो है अपन प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं उन कंट्रीज के अंदर। तो डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट वैल्यूज हैं। अगला है स्किल्स। लोग अपने साथ में स्किल्स भी लेके जाते थे, है ना। स्किल्स भी लेके जाते थे, भाई मुझे जो कला आती है मैं जहां भी जाऊंगा मुझे वही करना आता है, तो फिर मैं वही करूंगा वहां पर जो मेरे अंदर स्किल है। और स्किल को यूज करके अपन पैसा कमाते हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज में जाकर ये लोग स्किल को स्प्रेड करते थे। अगला इसमें फ्रेंड्स आता है आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई जितने भी आइडियाज आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, वहां पर दोस्त बनाएंगे, वहां पर कम्युनिटी डेवलप करेंगे, वहां पर सोसाइटी से घुलेंगे मिलेंगे, तो अपने आइडियाज शेयर करेंगे। ये चीजें वो भी करते हैं। तो जहां हम एक दूसरी कंट्री में आते जाते हैं तो वहां पर साथ में आइडियाज भी लेके जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इन्वेंशंस। तो इन्वेंशंस भी कई बार जब एक कंट्री में होते हैं तो दूसरी कंट्री में लोग अपने साथ में वही वही इन्वेंशंस वहां जाकर भी करते हैं, उनको भी वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें इन्वेंशंस में फ्रेंड्स एक नाम मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूं, वो है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है वो चाइना गया था। चाइना जाकर उसने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक को एक्सप्लोर किया। वापस जब अपने देश इटली गया तो इटली में उसने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को फैलाया। इटली में फैला, पूरे यूरोप में फैल गया। पहले लोग हाथ से लिखते थे, अब जो है प्रिंटिंग होने लगी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। और आपका जो प्रिंटिंग का जो स्पीड है वो बढ़ गई थी। इनोवेशन का एग्जाम्पल है, या फिर यूं कहें इन्वेंशन का एग्जाम्पल है, जो एक व्यक्ति एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उसको लेके जाता है। फिर फ्रेंड्स अगला इसमें आता है जर्म्स एंड डिजीज। तो जानवरों के साथ में, इंसानों के साथ में बीमारियां, डिजीज भी जाते हैं आते हैं, है ना। और इसका अच्छा एग्जांपल आपके चैप्टर में इसमें मेंशन कर रखा है, दैट इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के ऊपर भी एक अच्छा टॉपिक इसमें है, वो भी अपन डिस्कस इसमें करेंगे। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। ये जो इमेज आप देखते हैं चैप्टर के शुरुआत में, उसमें इस इमेज के अंदर आपको ये जो यहाँ पर एक सर्कल जो है चीज आपको दिख रही है फ्रेंड्स, ये है बोट। क्या है फ्रेंड्स? बोट। बोट का इमेज है। तो दरअसल क्या है कि आपके 9th सेंचुरी से आपके जो ये जो मेमोरियल स्टोन्स हैं, मेमोरियल स्टोन्स के ऊपर ऐसे शिप के फोटो आपको देखने को मिलते हैं, जो सीधा सीधा इंडिकेट करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड हुआ करता था। ओशनिक ट्रेड कहो या फिर कोस्टल ट्रेड कहो, ये ट्रेड हुआ करता था। ये उसको शो करता है। ये कब की है? तो 9th सेंचुरी से आपको ऐसे फोटो देखने को मिलते हैं। ये कब का है, कहाँ इसको रखा है? तो आप कह सकते हैं कि एक इमेज है शिप का, जो मेमोरियल स्टोन गोवा म्यूजियम में रखा हुआ है, 10th सेंचुरी का है। और आपसे अगर एमसीक्यू में पूछे कि कब से बोट्स के या फिर शिप के इमेजेस दिखना शुरू हो जाते हैं मेमोरियल स्टोन्स के ऊपर, तो उसका जवाब आप 10th सेंचुरी मत देना, क्या दोगे? 9th सेंचुरी दोगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। अब यहाँ पर अगर सवालों की बात करें, अपन क्वेश्चंस की बात करें, तो लोग अपने साथ क्या कैरी करते थे, ध्यान में रखिएगा। इसके साथ में जो आज का ग्लोबल वर्ल्ड बना है वो किन चीजों से मिलकर बना है ना। लोग वास्ट डिस्टेंसेस कवर करते थे, तो किसके लिए करते थे वो, क्या किन चीजों के लिए करते थे, वो आप ध्यान में रखें इसमें, है ना। तो जहां जहां सवाल बन सकते हैं मैंने मेंशन भी कर रखा है, आप विशेष तौर से इसके ऊपर फोकस भी करना।
अगला फ्रेंड्स ये है कि हमें ऐसे 3 एग्जांपल्स ध्यान में रखना है जो बहुत पुराने टाइम पर डिफरेंट कंट्रीज को इंटरलिंक्ड बताते हैं, या फिर उनके बीच में ट्रेड हुआ करता था, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रीजन्स आपस में कनेक्टेड थे बहुत पहले। तो एक एग्जांपल तो आपका 3000 बीसी का है, देख लो आप लोग 3000 बीसी का है। सेकंड एग्जांपल आपका वापस कोडीज का है, और थर्ड एग्जांपल फ्रेंड्स आपका वापस जर्म्स एंड डिजीज वाला है। ये 3 एग्जांपल आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपन 3000 साल पहले, सॉरी 3000 साल पहले नहीं, 3000 बीसीई में, मतलब लगभग कितने साल, तो 5000 साल हो गए फ्रेंड्स। तो 3000 बीसीई में एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड दिखाई देता है। एक्टिव कोस्टल ट्रेड के एग्जांपल्स कैसे मिलते हैं अपने को, है ना। तो ये 3000 बीसीई में जो है आपका एक्टिव कोस्टल ट्रेड, उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सुनना, 3000 बीसीई में एक्टिव कोस्टल ट्रेड आपको जो है उस समय दिखाई देता है। और ये एक्टिव कोस्टल ट्रेड क्या करता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कनेक्ट करता है आज का जो वेस्ट एशिया है उसके साथ में, है ना। तो 5000 साल पहले देखिए आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन का किसके साथ में कनेक्शन था, वेस्ट एशिया, जो आज का जो वेस्ट एशिया है उसके साथ कनेक्शन था, आपस में ट्रेड हुआ करता था इतने साल पहले। उस समय से लेकर चीजें बहुत तेजी से बदलती गई, डिस्टेंसेस रिड्यूस होती गई, एटलीस्ट जो आपके साइकोलॉजिकल डिस्टेंस है वो रिड्यूस होती गई, डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट रीजन्स आपस में पास पास आ गए। फिर आप यूं कहें कि धीरे धीरे व्हीकल्स बदले, या फिर यूं कहें टेक्नोलॉजीज इन्वेंशंस की वजह से स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो दिन घट गए, बहुत जल्दी एक दूसरे देश में आया जाया जा सकता था, है ना। और फिर बहुत सारी चीजें बदलती है धीरे धीरे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। सेकंड एग्जांपल फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको कह रहा था, लगभग 1000 साल से भी ज्यादा समय तक आपके जो कोडीज है, कोडीज एक एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। कोडीज जो है ये जो है ना, ये आपके मालदीव से चाइना और यूरोप तक जाती थी। मीन्स चाइना और यूरोप में जो कोडीज का यूज हुआ करता था उस समय, वो आपके कह सकते हैं मालदीव से निकाला जाता था, या फिर यहां से इनकी पहुंच जो है वो आपको चाइना और यूरोप तक देखने को मिलती है। अब मोर देन अ मिलेनिया, मिलेनिया का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, एक ऐसा पीरियड जिसमें 1000 साल हो। 1000 साल के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, मिलेनिया। सेंचुरी 100 ईयर्स, डिकेड 10 ईयर्स। तो लगभग 1000 साल से भी ज्यादा समय के लिए कोडीज, है ना। कोडीज क्या है बात करते हैं। कोडीज सी शेल्स हैं फ्रेंड्स, क्या है, सी शेल्स। आपने अगर कभी देखे हो तो स्पेशली गांव के अंदर छोटे बच्चों के गलों में जो है ऐसे कोडीज वगैरह बांध दी जाती है। तो वही है, टोने टोटके वगैरह या फिर बुरी नजर से बचाने के लिए ऐसा कुछ लोग करते होंगे। तो ये कोडीज है फ्रेंड्स। पहले के जमाने में कोडीज को करेंसी की तरह लोग यूज करते थे। तो करेंसी की तरह यूज करते थे, बस आप ये ध्यान में रखें। तो सेकंड एग्जांपल हमने देख लिया है इसमें फ्रेंड्स, क्या है बोलो, लगभग 1000 साल से भी ज्यादा समय के लिए आपकी जो कोडीज है वो मालदीव से कहां पहुंचती थी, चाइना और यूरोप। ये आपका सेकंड एग्जांपल है। फिर थर्ड एग्जांपल जो मैं आपसे कह रहा था, ये 7th सेंचुरी का है फ्रेंड्स, 7th सेंचुरी एडी, एनो डोमिनी, है ना। तो यहां पर देखिए लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स आपको दिखाई देता है। कहने का मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह ये आपके जो डिजीज कैरिंग जर्म्स हैं ये भी जाया करते थे, है ना। तो ये एग्जांपल भी आप इसमें ध्यान में रखिएगा। मीन्स द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स में बी ट्रेस्ड। तो ये 3 एग्जांपल्स थे जो दिखाते हैं आपको लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट या फिर इंटरकनेक्टेडनेस के। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि जो कंटेंट अपन पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको चीजें कैसी लग रही है, समझ में आ रही नहीं आ रही है। साथ में अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब भी करना, और साथ के साथ मैक्सिमम सपोर्ट करें, है ना। कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। इससे ऑब्वियस सी बात है यार, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलेगी तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से काम होगा, ज़्यादा चीज़ें होगी, है ना, और इंटेंसिटी के साथ काम होगा। तो ये चीज़ें आपको करनी ही है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब अपने को 1.1 जो टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। जो सिल्क रूट्स हैं, अब इनकी अपन बात करते हैं, जो उस जमाने के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को कनेक्ट करते थे। सिल्क रूट्स नाम क्यों पड़ा,
ये हैं क्या, है ना। फिर इसके बाद में ये किन रीजन्स को कनेक्ट करते थे वो अपन इसमें देखेंगे। इन सिल्क रूट्स के थ्रू क्या क्या चीजें आती और जाती थी, किधर से आती थी, कहाँ जाती थी। फिर ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, हम डिफरेंट चीजों का ट्रांजेक्शन देखेंगे। ना सिर्फ चीजों का, इवन अपन लोगों का भी यहाँ पर जो है मूवमेंट देखेंगे इन रास्तों के माध्यम से। फोटो आप देख सकते हैं, है ना। सिल्क रूट ट्रेड होता था उस जमाने के अंदर। चाइनीज केव पेंटिंग का एक फोटो आपको इसमें दिखा रखा है, पेंटिंग है 8th सेंचुरी का है ना। और ये मोगाओ ग्रेटोस गांसू जो चाइना में एक जगह है वहां का है। खैर, बात करते हैं अपन सिल्क रूट की। तो अब आपको एग्जाम्पल यहाँ जो है इस तरह से ध्यान में रखना है इसका, कि सिल्क रूट्स के थ्रू क्या क्या चीजें होती थी, है ना, किन रीजन्स को कनेक्ट करते थे। यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स 5 मार्क्स का। बट कीवर्ड क्या ध्यान में रखोगे आप, कीवर्ड क्या ध्यान में रखोगे, ये वाला देखिए आप, प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स कह लो, या फिर वाइब्रेंट जो वर्ड है वो देख लो। एक बार सुनो सवाल क्या है। सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के अलग अलग जो पार्ट्स थे उनके बीच में आपस में जो वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड हुआ करता था, और कल्चरल लिंक्स इनके लिए आपका जो है एक एग्जांपल है वो सिल्क रूट है। ये अगर क्वेश्चन बन जाए तो इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं नेम, इसका नाम कैसे पड़ा। तो फ्रेंड्स, चाइना से सिल्क कार्गोज वेस्ट की तरफ जाते थे, है ना। चाइनीज सिल्क कार्गोज, तो कह सकते हैं वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज, जो चाइना से किधर जाते थे, वेस्ट की तरफ जाते थे। तो इनका नाम कैसे पड़ा, वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज, जो इन रूट्स के थ्रू जाते थे। इसी वजह से इन रूट्स का नाम क्या पड़ गया, सिल्क रूट्स। इन रास्तों से सिल्क ले जाया जाता था। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से इसका नाम पड़ा। अब ये वाइब्रेंट एक कीवर्ड है, इसके अंदर ध्यान में रखिएगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। ये अच्छे एग्जांपल्स हैं, बताओ किसके, फॉर ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट्स के ऊपर जो है ये एक सवाल बन सकता है। वन बाय वन करके अपन एक एक पॉइंट पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट देखो आप, ये जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करते हैं, दुनिया के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। उस समय मैं आपको बताऊं कि दुनिया में लोगों को, स्पेशली यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इन लोगों को अमेरिका के बारे में नहीं पता था, कि अमेरिका जैसा वास्ट कॉन्टिनेंट भी है, नहीं पता था। तो दुनिया का मतलब अमेरिका को रिड्यूस कर लो, माइनस कर लो, फिर जो बचा है वो है दुनिया, इस फिलहाल इस टॉपिक के अंदर। तो देखिए, एशिया के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम सिल्क रूट्स करते थे। फिर एशिया को यूरोप के साथ और एशिया को नदर्न अफ्रीका के साथ कनेक्ट करने का काम कौन कर रहे हैं, सिल्क रूट्स कर रहे हैं उस टाइम में। अब अगला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। देखो, एक बार मैं आपको है ना फोटो दिखा देता हूं ताकि आप थोड़ा सा इसको ढंग से समझ पाएंगे। हम्म तो मैं आपसे कह रहा था सिल्क रूट्स, सिल्क रूट्स एशिया के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करते थे, है ना। सिल्क रूट्स क्या करते थे, डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करते थे, एशिया के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करते थे, प्लस एशिया को यूरोप से कनेक्ट करते थे, और एशिया को अफ्रीका से भी कनेक्ट करते थे, है ना, स्पेशली नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इस मैप के ऊपर अपन फिर से आएंगे जब हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स ये तो क्लियर हो गया ना आपके, these routes linked together vast regions of Asia and linked Asia with Europe and Northern Africa। चलो दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दे हैव एग्जिस्टेड सिंस। अब इनका जो एग्जिस्टेंस है वो कब से लेकर कब तक था, तो ध्यान में रखो, क्रिश्चियन एरा से पहले, मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पहले से लेकर टिल 15th सेंचुरी तक ये एग्जिस्टेंस में रहे। तो लगभग 1500 सालों से ज्यादा समय तक ये एग्जिस्टेंस में रहे। ध्यान रखिएगा आप, है ना, इसमें मेंशन कर रखा है टिल 15th सेंचुरी तक ये एग्जिस्टेंस में रहे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट, इन जो सिल्क रूट्स हैं इनके थ्रू चाइनीज पोर्ट्री जो है ना वो वेस्ट की तरफ जाया करती थी। बात एक एक करके ध्यान में रखना और दिमाग में बिठाना। चाइनीज पोर्ट्री जो है वो इन्हीं सिल्क रूट्स के थ्रू ट्रेवल करती थी, है ना। इन्हीं सिल्क रूट्स के थ्रू चाइनीज पोर्ट्री ट्रेवल करती थी, वेस्ट की तरफ जाती थी, या फिर एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाती थी। खैर, अगला,
टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, बोलिए क्या क्या? टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़े, और आपके जो मसाले हैं वो इन्हीं रूट्स के थ्रू कहां से कहां जाते थे? तो देख लो आप भाई साहब, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से किधर जाते थे? तो वेस्ट की तरफ जाते थे, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, है ना, वहां तक जाते थे। तो मैं आपसे कह रहा था कि ईस्ट से वेस्ट क्या जाएगा, वेस्ट से ईस्ट में क्या जाएगा, है ना, वो अपने को यहां पर देखना है। अभी तक हमने क्या देखा? सिल्क आपका चाइना से वेस्ट की तरफ जा रहा है। फिर एक और देखा अपन ने, चाइनीज पोट्री, वो भी वेस्ट की तरफ है या फिर एशिया में ही डिफरेंट रीजन्स में ट्रेवल कर रही है। एक और एग्जांपल अपन क्या देख रहे हैं? टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, ये आपके साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया मींस ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते थे। अगला एग्जांपल क्या है? इन रिटर्न। अब बात करते हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या आता था। इन रिटर्न प्रेशियस मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स जैसे कि इंपोर्टेंटली गोल्ड एंड सिल्वर, ये गोल्ड एंड सिल्वर यूरोप से एशिया की तरफ आते थे। किन रूट्स के थ्रू आते थे? सिल्क रूट्स के थ्रू आते थे फ्रेंड्स, भूलना नहीं है ना, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। गोल्ड एंड सिल्वर ये आपके यूरोप से एशिया आते थे। अगला बात करते हैं अपन नेक्स्ट, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। देखो फ्रेंड्स, जब भी ट्रेड होता है ना तो कल्चर का भी एक्सचेंज होता है, चीजें बस साथ साथ चलती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी, किसी दूसरे देश का व्यापारी आपको जानता है, आपके घर पे आया कोई चीज बेचने के लिए या फिर सिंपली बस ऐसे ही मिलने के लिए, साथ में कोई चीज लेके आया है, तो चीज तो देगा ही सही, साथ साथ में वो अपना कल्चर भी लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई वो खाना अपने साथ लेके आया है, पहनावा अपने साथ जो है वो आपको दिखाएगा, है ना, या फिर आप देखेंगे, फील करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो कल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आती है ना, वैल्यूज हैं या फिर यूं कहें कि उसका रिलीजन है, उसका बिलीफ सिस्टम है, खान पान है, पहनावा है, बहुत सारी चीजें इसमें आती है। तो कहने का मतलब ये कि ट्रेड के साथ में आपका कल्चर का भी क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के ऊपर एक सवाल बन सकता है, 3 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, आए अगर क्वेश्चन एग्जाम में तो ध्यान में रखिएगा। तो हमने क्या कहा? ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, है ना। अगर ये सवाल बन जाए, जस्टिफाई करने के लिए बोले, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे अपन? सुनिए जरा, यहां पर आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं। 3 एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज, कीवर्ड ध्यान में रखिएगा, मुस्लिम प्रीचर्स, एंड लास्ट है बुद्धिज्म। ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। बोलो फर्स्ट कौन सा, एक बार जल्दी से बोलो। फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरीज, सेकंड आपका है क्या? मुस्लिम प्रीचर्स, और थर्ड क्या है फ्रेंड्स? बुद्धिज्म। ये 3 एग्जाम्पल अगर आपने बता दिए, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं। अच्छा, ये सारे के सारे जो है सिल्क रूट्स के थ्रू ही चीजें होती थी। मैंने कहा ना आपको थोड़ी देर पहले कि मूवमेंट ऑफ पीपल भी होता था। ऑब्वियस सी बात है यार, डिफरेंट पीपल जो है वो मूवमेंट करेंगे, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है वो मूवमेंट करेंगे, अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके जाएंगे, गुड्स लेके जाएंगे, पीपल अपने साथ जो है वो पैसा लेके जाएंगे, करेंसी वगैरह, है ना, कैपिटल लेके जाएंगे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो ना, क्रिश्चियन मिशनरीज इन्हीं रास्तों के थ्रू, सिल्क रूट्स के थ्रू यूरोप से एशिया आए। यूरोप से कहाँ आए फ्रेंड्स? एशिया आए, है ना। और एशिया आकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। colonization is also an example of those people who came India from Europe. Okay, तो ना सिर्फ इंडिया है, इवन पूरे एशिया में डिफरेंट कंट्रीज में फैल गए। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज का एग्जांपल ध्यान में रखना। ये वास्ट डिस्टेंस तय करके सिल्क रूट्स के थ्रू कहां से कहां पहुंचे? यूरोप से एशिया पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम प्रीचर्स भी इन्हीं रास्तों के थ्रू भारत आए। कहां से आए? वेस्ट से आए भाई साहब, है ना। तो देख रहे हैं अपन, मुस्लिम प्रीचर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट्स टू एशिया अ फ्यू सेंचुरीज लेटर। मिशनरीज के आने के बाद फिर कौन आए? मुस्लिम प्रीचर्स आए। अगला फ्रेंड्स इसमें क्या है? बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म जो है वो इंडिया से डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड कर गया इन्हीं सिल्क रूट्स के थ्रू। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ, बुद्धिज्म ईस्टर्न इंडिया में इमर्ज हुआ और डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल गया। कौन से रूट्स के थ्रू? तो सिल्क रूट्स के थ्रू फ्रेंड्स। तो ये थे 3 एग्जाम्पल जो शो करते हैं कहीं ना कहीं कि ट्रेड तो होता ही था, साथ साथ में कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। मीन्स ट्रेड और कल्चर दोनों क्या होते हैं? साथ साथ चलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला बात करते हैं अपन फ्रेंड्स 1.2, फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो।
अब बात करते हैं, ये भी बहुत अच्छा समझने लायक टॉपिक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, मजेदार टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है, बात हमें मतलब की करनी है, टू द पॉइंट बात करने की। भाई साहब सवाल क्या बनेगा, समझना कैसे है, तो 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जरा इसके अंदर, फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, यही लाइन आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में अगर सवाल में ये लाइन आपको मिल जाए तो नो डाउट आप जो भी अपन पढ़ने वाले हैं वही लिखोगे और आपको नंबर एक भी उसमें कटने वाला नहीं है। तो एक बार फिर से देख लो, जो भोजन होता है, लोगों का जो खाना पीना होता है, खान पान होता है, जो फूड होता है, वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे शो करता है। किस चीज के बोलो, लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज के, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज का एक एग्जाम्पल आपके सामने है, बोलो फूड। और फूड में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्रॉप्स हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस फर्स्ट, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स। जो जो भी ट्रेडर्स थे, ट्रेवलर्स थे, उन लोगों ने नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया उन एरियाज में जहां पर वो गए। जैसे कोई व्यक्ति चाइना से भारत आया तो चाइना का खाना पीना अपने साथ लेके आएगा, यहाँ इंट्रोड्यूस करेगा। चाय इंट्रोड्यूस की भारत के अंदर, है ना, ब्रिटिशर्स ने। उसी तरह से आप कह सकते हैं अफीम, है ना, और चाय हो गई, कॉफी हो गई, और कई तरह की फसलें हो गई। अभी अपन क्रॉप्स की बात करेंगे। डिफरेंट चीजें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंची। उससे पहले कई सारी क्रॉप्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। हम यदि बात करें तो अमेरिका का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अमेरिका, अभी अपन बात करेंगे आगे कि अमेरिका की डिस्कवरी हुई 1492 में। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो वहां पे पहुंच गया था, और उससे पहले अमेरिका सबके लिए अनजान था, या फिर यूं कहें कि था ही नहीं सबके लिए, है ना। एग्जिस्टेंस में हमारे लिए तो नहीं था, लेकिन था जरूर। तो अमेरिका दुनिया के सामने जब आया तो अमेरिका की बड़ी बड़ी जमीनें, वहां के क्रॉप्स, वहां के मिनरल्स जो है वो दुनिया के सामने आए, है ना। तो वहां की क्रॉप्स भी दुनिया के सामने गई। तो कई सारी ऐसी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स अभी अपन पढ़ने वाले हैं जिनके बारे में हमें क्रिस्टोफर कोलंबस की डिस्कवरी से पहले पता ही नहीं था, उसके बाद पता पड़ा। बात समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो पहला एग्जाम्पल मैं फिर से दे रहा हूं आपको। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स ने कई सारी नई नई क्रॉप्स को उन एरियाज में इंट्रोड्यूस किया जहां पर वो गए। ठीक है। सेकंड देखो आप, अब एग्जाम्पल में बात करें अपन यदि सीधा, तो वो है नूडल्स। नूडल्स जो है वो, देखिए आप, नूडल्स जो है वो वेस्ट गई, कहां से, चाइना से। नूडल्स चाइना से वेस्ट की तरफ गए, नूडल्स गई, और वहां पर जाकर बोलो क्या बन गई, स्पेगेटी। नूडल्स को क्या कहा जाने लगा, नूडल्स, है ना, लिखा हुआ है नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। ध्यान रखिएगा, दो चीजें अपन पढ़ चुके हैं। अगला नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें आता है अरब ट्रेडर्स। अरब ट्रेडर्स अपने साथ पास्ता लेके यूरोप गए। यूरोप में इटली है, इटली में एक जगह है साउथ में जिसको बोलते हैं किंगडम ऑफ टू सिसिली। तो फ्रेंड्स 5th सेंचुरी सिसिली में पास्ता को इंट्रोड्यूस किसने किया, संभवतया बोलिए आप लोग, अरब ट्रेडर्स ने, है ना। ध्यान रखिएगा, अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में इटली के यूनिफिकेशन में पढ़ा था, है ना, किंगडम ऑफ टू सिसिली। उसी की बात अपन यहाँ पर कर रहे हैं। अगला जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले कि अमेरिका की डिफरेंट क्रॉप्स दुनिया के सामने आ गई, वहाँ की ज़मीनें, वहाँ के मिनरल्स, है ना, वहाँ की क्रॉप्स दुनिया के सामने आ गई। और वो कब आई, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली कहाँ पाँव रख दिया, यस, अमेरिकाज में। तो ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जो दुनिया को इससे पहले पता नहीं थी, 1492 से पहले पता नहीं थी। ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपना नॉर्थ इंडिया का प्यारा आलू, है ना। तो पोटैटोज, उसके बाद में सोयाबीन कह सकते हैं, उसके बाद में है ग्राउंडनट्स, मूंगफली। आपको आश्चर्य होना चाहिए, जो चीजें आज बिल्कुल आपके लिए जनरल है, सामान्य है, वो चीजें हमारे भारत की नहीं है, वो अमेरिका की क्रॉप्स थी, बाद में यूरोप में और एशिया में इंट्रोड्यूस कर दी गई, है ना। तो कौन कौन सी है, पोटैटोज, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। बोलिए पोटैटोज, उसके बाद में है सोया, उसके बाद में है ग्राउंड नट्स, मूंगफली, उसके बाद में मक्का। यस, आपको आश्चर्य होना चाहिए, आज ही पेरेंट्स से डिस्कस करना, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना कि डिफरेंट क्रॉप्स हमें तब पता पड़ी जब कोई व्यक्ति अमेरिका पहुंचा।
अमेरिका को डिस्कवर किया। डिस्कवर तो ये क्या करेंगे भाई साहब, पहुंच गए बस, अमेरिका तो ऑलरेडी था, पहले से था। और ऐसा नहीं कि भाई ये जाने के बाद ही वहां पर लोग जो है फले फूले, नहीं ऐसा नहीं है, ऑलरेडी वहां पर इंडिजिनस पीपल थे, ऑलरेडी वहां पर हजारों सालों से लोग रहते थे। खैर, मेज, टोमेटोज, है ना, उसके बाद में चिलीज, स्वीट पोटैटोज, इस तरह की कुछ जो क्रॉप्स हैं वो यूरोप एंड एशिया में तभी इंट्रोड्यूस हुई जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने भाई साहब दुर्घटनावश कहो, एक्सीडेंटली कहो, किसको डिस्कवर कर लिया, अमेरिकाज को डिस्कवर कर लिया। ध्यान रखिएगा। अब एक चीज है कि अमेरिका और अमेरिकाज में क्या डिफरेंस है। आप अमेरिका तो जानते ही हैं, अमेरिकाज की बात करते हैं फ्रेंड्स। अमेरिकाज में तीन चीजें आती है, अमेरिकाज में तीन चीजें आती है, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन एंड साउथ अमेरिका। बोलो क्या क्या, नॉर्थ अमेरिका, कैरेबियन एंड साउथ अमेरिका। इन तीन चीजों से मिलकर क्या बनता है, अमेरिकाज बनता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपन। देखो, अब बड़ा इंटरेस्टिंग आपको यहां पर जानने को मिलेगा। मैं आपसे कहूं कि क्या आलू लोगों को मार सकता है? यस, हो सकता है। आलू की वजह से 10 लाख लोग मारे गए। आलू की वजह से 10 लाख लोग मारे गए, ऐसी कौन सी घटना है जिसको अपन अभी पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है, 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कई बार जीवन और मृत्यु के बीच में जो है वो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है, या फिर हम कहें जीवन और मृत्यु का कारण बन सकती है कोई क्रॉप, है ना। तो वो कौन सी क्रॉप है फ्रेंड्स, पोटैटो क्रॉप है। फोटो आप देख रहे हैं, एक गरीब महिला है, अपने बच्चों को कुछ खिलाने के लिए यहाँ पर खोद रही है, खोद खोद के इस टोकरी में आलू भर रही है ताकि अपने बच्चों को खिला के उनको भूखमरी से बचा पाए। तो ये फोटो है फ्रेंड्स। और जो घटना का जिक्र मैं अभी करने वाला हूं उसको बोलते हैं आयरिश पोटैटो फेमाइन। बोलो क्या बोलते हैं, आयरिश पोटैटो फेमाइन। और फ्रेंड्स ये जो फेमाइन है वो आपका कब का है, तो 1845 से लेकर 1849 का है, या फिर आप कहें मिड 1840s का है। तो ये जो आपका ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कि देखिए आलू कहाँ से गया। हमने बात की अमेरिका से यूरोप गया, और वहां जाकर आपको पता है यूरोप के अंदर वो जो समय था आपका 17वीं सेंचुरी 18वीं सेंचुरी, वो जो समय था यूरोप के अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, और पॉपुलेशन बढ़ने से फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ती है ना, खाना पीना ज्यादा होना, जो ज्यादा डिमांड होती है फूड ग्रेन्स की डिमांड ज्यादा होती है। अच्छा, फूड ग्रेन की ज्यादा डिमांड होती है तो कल्टीवेशन ज्यादा करना होता है, लेकिन क्लाइमेट जो है ना फेवरेबल नहीं होने की वजह से कई बार फसलें खराब हो जाती थी, फसलें खराब होती थी, हंगर डेवलप होता था, फेमाइन होता था, कई सारे लोग मर जाते थे, रोग फैलते थे वहां पर यूरोप के अंदर, है ना, भूखमरी के कारण। तो इतने गंभीर हालत के बीच में अगर मान लीजिए आलू की कोई फसल, नई फसल अगर इंट्रोड्यूस हुई, तो कई सारे लोगों को अब खाना मिलेगा, वो अपनी भूख शांत कर पाएंगे आलू खा खा के। तो लोगों ने आलू का या फिर पोटैटो का कल्टीवेशन वास्ट स्केल पे करना शुरू किया। हम आयरलैंड की बात कर रहे हैं। आयरलैंड आप जानते हैं, वेल्स, इंग्लैंड, इंग्लैंड के नॉर्थ में स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के वापस ईस्ट में आयरलैंड है, ये सब ब्रिटिश आइल्स हैं। तो आयरलैंड के अंदर गरीब किसानों ने आलू की खेती करना शुरू की, बहुत ज्यादा मात्रा में आलू की खेती इस कदर की कि यहाँ के जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, वो आलू के ऊपर बहुत ज्यादा क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कि बदकिस्मती से एक बार अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आलू की फसल में रोग लग गया, डिजीज की वजह से पूरी की पूरी आलू की फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई। अब किसान खाएंगे तो खाएंगे क्या, भूखमरी से या फिर हम कहें आलू की इस फसल के बर्बाद होने से, आलू की वजह से 10 लाख लोग आयरलैंड के अंदर मारे गए। ये घटना है 1840s, 1840s, मिड 1840s, 1845 से लेकर 1849 के बीच की घटना है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन। तो 10 लाख लोग मारे गए, और लगभग 20 लाख लोग जो है वो कंट्री छोड़ने के लिए, अपनी जगह छोड़ने के लिए, अपना रीजन छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। तो फ्रेंड्स ये बड़ा अजीबोगरीब किस्सा था, है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बात करते हैं आगे अपन नेक्स्ट। अब है फ्रेंड्स 1.3। हाँ, तो 1.3 तक आपका इसमें इंक्लूड है, मैं 1.2 आपसे शुरुआत में कह रहा था, तो 1.3 तक आपका इसमें इंक्लूड है। बोलो इसमें कौन कौन से जो है तीन टॉपिक अपने को डिस्कस करना है, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। बोलो कौन कौन से, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। आसान है, बहुत अच्छा है टॉपिक, और इसको भी अपन जल्दी समझते हैं। पहले बात करते हैं ट्रेड की फ्रेंड्स।
किसकी बात करते हैं? ट्रेड की बात करते हैं। एक बार देखिए जरा, जो आपका प्री मॉडर्न वर्ल्ड है, प्री मॉडर्न वर्ल्ड वो 16th सेंचुरी में बहुत तेजी से श्रिंक करना शुरू करता है, बहुत तेजी से सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब फिजिकली सिकुड़ना नहीं होता है, साइकोलॉजिकली डिस्टेंस कम होती है। भाई भारत भारत की जगह है, यूरोप यूरोप की जगह है ना, उनको अपन पास में तो ला नहीं सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी की वजह से, इन्वेंशंस की वजह से, डिस्कवरीज की वजह से, व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में स्पीड बढ़ने से, है ना, अलग अलग तरह के जो ट्रांसपोर्ट हैं या फिर लैंड रूट्स हैं, सी रूट्स हैं। तो पहले तो लैंड रूट्स थे, समय ज्यादा लगता था, लेकिन अब सी रूट्स डिस्कवर होने से आपके डिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई। डिस्टेंस कम होते ही आपकी जो दुनिया है वो श्रिंक होने लगी, सिकुड़ने लगी। मैं फिर कह रहा हूं, सिकुड़ने का मतलब आप लोग जानते हैं फिजिकली नहीं है। चलिए, प्री मॉडर्न वर्ल्ड बहुत तेजी से क्या होने लगा? श्रिंक होने लगा। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है कि सी रूट्स जो है वो डिस्कवर कर लिए गए एशिया और यूरोप, सॉरी, एशिया और अमेरिका तक पहुंचने के लिए। उससे पहले यूरोपियंस सिल्क रूट्स के थ्रू भारत आते थे, एशिया आते थे, अफ्रीका जाते थे। लेकिन अब यूरोपियंस जो है वो अमेरिका सी रूट्स के थ्रू, यूरोपियंस एशिया या फिर अफ्रीका सी रूट्स के थ्रू आते जाते थे। इससे डिस्टेंस कम हुई और दुनिया बहुत तेजी से आपस में कनेक्ट होने लगी। डिस्टेंस कम हुई और दुनिया बहुत तेजी से श्रिंक होने लगी, ग्लोबल वर्ल्ड बनने लगा। हम वही तो पढ़ रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, उस समय इंडियन ओशन, ध्यान रखना आप लोग, अमेरिका की डिस्कवरी से पहले की बात कर रहे हैं। उस समय इंडियन ओशन में गजब का ट्रेड हुआ करता था, या फिर कहें गजब की एक्टिविटीज हुआ करती थी। उन एक्टिविटीज में क्या होता था? उनमें देखिए आप, ट्रेड होता था, गुड्स का एक्सचेंज होता था, लोग बहुत ज्यादा संख्या में आते जाते थे, है ना, नॉलेज स्प्रेड होता था, डिफरेंट कस्टम्स का जो है वो एक्सचेंज होता था आपके इंडियन ओशन से। और इंडियन ओशन में डोमिनेंट कौन? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। तो कह सकते हैं कि उस समय जब अमेरिका दुनिया के सामने नहीं था, उस समय वर्ल्ड का जो ट्रेड था, उस वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर इंडिया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उस समय जब अमेरिका दुनिया के सामने नहीं था। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये क्या था? ये एक सेंटर था इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज कौन कौन से मैंने अभी आपको बताया है? ट्रेड, गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स, एटसेट्रा। इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज का सेंटर क्या था? बोलो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका दुनिया के निगाहों में नहीं था। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि ये क्रूशियल पॉइंट था। इन डिफरेंट नेटवर्क्स का क्या था? एक क्रूशियल पॉइंट था। लेकिन चीजें बदलने लगी। चीजें कैसे बदलने लगी? अच्छा, एक बार आप मैप भी देख लो थोड़ा सा। ये जो पार्ट है ये दुनिया के सामने नहीं था 1492 से पहले। बोलो कौन सा? 1492 से पहले। यूं कहो कि दुनिया यही थी बस, है ना। अब यहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है आपका, इंडियन ओशन के अंदर ये सेंटर था। वर्ल्ड ट्रेड उस समय इन डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हुआ करता था। इंडियन ओशन में मैंने कहा गुड्स, पीपल, नॉलेज, कैपिटल, आइडियाज वगैरह वगैरह डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज हुआ करते थे। बात समझ में आ रही है? तो जो डिफरेंट नेटवर्क्स डेवलप होते थे उसका सेंटर किसको माना जाता था? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को माना जाता था। लेकिन सुनना, आगे की कहानी मैं आपको बता देता हूं। 1492 में भाई साहब बंदे पहुंचे, बोलो कहां? अमेरिका। तो अमेरिका का जो वास्ट कॉन्टिनेंट है या फिर जो बड़ी बड़ी जमीनें हैं वो यूरोप के सामने आ गई। कई सारे लोग पहले जो अफ्रीका जाते थे और साथ साथ इंडिया आते थे, वो लोग अब देखिए उधर भी तो जाना बंद नहीं हुआ, लेकिन अब इधर भी आने लगे। तो जो डिफरेंट एक्टिविटीज उधर हो रही थी, वो सारी की सारी एक्टिविटीज अब थोड़ी सी इधर शिफ्ट हो रही थी, यूरोप और अमेरिका, यूरोप और कैरिबियन, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज वापस जो है वो इधर शिफ्ट होते हैं। इधर शिफ्ट होने से अब क्या हो रहा था? जो वर्ल्ड ट्रेड था उसका सेंटर आपका यहां से किधर शिफ्ट होने लगा? इधर शिफ्ट होने लगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और देखते ही देखते आपका यूरोप जो है ना, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन गया। दुनिया भर में जो ट्रेड होता था उसका यूरोप क्या बन गया? सेंटर बन गया। इधर भी चीजें आती जाती थी, लोग आते जाते थे, उधर भी लोग आते जाते थे। देख भी रहे हो आप, सेंटर में पड़ता है। यूरोपियंस यहाँ क्यों गए? कई सारे लोग अमेरिका चले गए, क्यों गए उसके पीछे कारण अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। देखो आगे अपन आगे बात करते हैं। बिफोर द डिस्कवरी, अब ये पूरी कहानी जो है मैं आपको बता चुका हूं, अभी आप देख लेना, आप इसको पढ़ लेना, है ना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेना आप लोग।
नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर और जो गोल्ड है, स्पेशली सिल्वर की जो माइंस हैं, कहाँ कहाँ से, मैक्सिको और पेरू से, यहां से सिल्वर को माइन करके एक्सट्रैक्ट करके यूरोप ले जाया जाता था। कई सारे यूरोपियंस यहाँ आते थे, कहां पर बोलो, मैक्सिको और पेरू। यहां से क्या निकालते थे, सिल्वर निकालते थे। कहाँ लेके जाते थे, यूरोप लेके जाते थे। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यूरोप का गोल्ड और सिल्वर वो यहाँ आता था एशिया में, और उस गोल्ड और सिल्वर के बदले में यहाँ से कई सारी चीजें परचेज करके वो लोग यूरोप लेके जाते थे और वहां पर ले जाकर उनको बेचते थे। ऐसे ट्रेड होता था। फिर अब मैंने कहा ना कि आपका जो सिल्वर है, यूरोप के अंदर जो सिल्वर जाता था वो एशिया के साथ जो ट्रेड होता था उसको फाइनेंस करता था। अगला पॉइंट देखो यहां पर, नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है फ्रेंड्स, वो क्या है कि ऐसी स्टोरीज उस समय काफी स्प्रेड हुई 17th सेंचुरी के यूरोप में, जब ऐसा लोगों ने कहना शुरू किया, र्यूमर्स फैला दिए कि भाई साउथ अमेरिका में एक जगह है, एल डोरेडो नाम का एक शहर है, एक फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड है, और उसकी तलाश में चलो, कई सारा सोना हम वहां से लेके आएंगे, बहुत ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे अपन, खूब सारा वेल्थ अपन अर्न करेंगे, है ना, और खूब प्रोग्रेस अपन करेंगे। ऐसे र्यूमर्स फैले फ्रेंड्स। कई सारे लोग इस शहर की तलाश में यूरोप को छोड़ के कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। कई सारे लोग तो बीच में खत्म हो गए, कई सारे लोग पहुंच ही नहीं पाए, है ना, और जो पहुंच गए वापस रिटर्न नहीं हो पाए, उनको शहर मिला ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो एल डोरेडो है, आपने केजीएफ मूवी के अंदर भी इसका जिक्र सुना है। एल डोरेडो और कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। एक मोइस्क करके कोई एक प्रजाति है ना, साउथ अमेरिका की कोलंबिया के अंदर मोइस्का मोइस्का करके कोई एक ट्राइबल कम्युनिटी है। उस मोइस्का जनजाति के लीडर का नाम था, किंग का नाम था, क्या था, एल डोरेडो। कहते हैं कि वो जो राजा था, देखिए अब मैं फिर कह रहा हूं, ये एक मिथिकल शहर है, ये कोई रियल सिटी नहीं है ना, एक काल्पनिक शहर है, लेकिन इसके बारे में रूमर्स फैले हुए थे। तो हम बात कर रहे थे कि जो एल डोरेडो नाम का जो किंग था, वो सोने की रेत, या फिर यूं कहें सोने की रेत में नहाता था, और एक पास में कोई झील या तालाब था, उसमें जाके वो वापस उसको धोता था। बाद में जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद जो वो शहर था, उस शहर का नाम क्या पड़ गया फ्रेंड्स, एल डोरेडो नाम पड़ गया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये शहर काल्पनिक था, एक मिथिकल सिटी है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन रूमर्स फैले थे कि एक शहर है कोलंबिया के अंदर, वहां चलते हैं, बहुत सारा सोना कमाएंगे, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो पाया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो। अब यहां पर बात करते हैं यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट। एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। देखिए, यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर। European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, most powerful weapon of the Spanish conquerors, बोलो कहाँ के conquerors? Spanish conquerors was the germs. नाम क्या था germs का? स्मॉल पॉक्स। तो मैं आपको जो है इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं अपन कि जैसे मान लीजिए किसी कंट्री को दूसरी कंट्री पे युद्ध करना है, अटैक करना है, उसको जीतना है, तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास बंदूकें चाहिए, गोला बारूद चाहिए, टैंक्स वगैरह चाहिए, है ना, फाइटर फाइटर प्लेन वगैरह चाहिए अपने को। लेकिन अब आप देखो कि यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जो थे, अमेरिका जाके उन्होंने कॉलोनी सेटअप की, तो वहां के लोगों को कैसे हराया। बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्पेन के लोग अपने साथ में ट्रेडिशनल हथियार वगैरह लेके नहीं गए, वो अपने साथ में लेके गए जर्म्स, डिजीज, एक रोग लेके गए, उसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। तो बिना हथियारों के यूज के उन लोगों ने अमेरिकाज में कॉलोनीज सेटअप की, कॉलोनीज एस्टेब्लिश की, किसकी मदद से बोलो, स्मॉल पॉक्स की मदद से। कैसे, बिना गोली चलाए, बिना बंदूक चलाए, बिना गोला बारूद यूज किए, इन लोगों ने स्मॉल पॉक्स की मदद से वास्ट कम्युनिटीज को मारा, खत्म कर दिया, और वहां पर राज करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, स्मॉल पॉक्स के प्रति ये लोग इम्यून थे, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनके अंदर थी स्पेनिश लोगों में। और जब वो वहां पर गए, मीन्स अमेरिका, तो जो इंडिजिनस लोग थे, वहां के जो लोग थे, उनमें स्मॉल पॉक्स से लड़ने की क्षमता नहीं थी। कई सारे लोग मारे गए, होल कम्युनिटीज जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, और एकदम से उनका वहां पर राज करना बड़ा आसान हो जाता है। मीन्स उन्होंने कॉन्कर कर लिया, बिना बंदूक, बिना हथियार, या फिर बिना गोला बारूद चलाए हुए, स्मॉल पॉक्स को यूज करके उन्होंने वहां पर उसको, उन एरियाज को कॉन्कर किया, वहां पर कॉलोनी सेटअप की। तो ये फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो
हम क्या कह रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स जो है वो एक डेडली किलर, घातक किलर जो है, डेडली किलर यहां पर साबित हुआ, जिसने उस कॉन्टिनेंट में होल कम्युनिटीज को जो है वो यहां पर वैनिश कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस तरह से यहां पर कॉन्क्वेस्ट का टॉपिक अपन ने पढ़ा। और बायोलॉजिकल वॉरफेयर ये एक छोटा सा बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1 आप ध्यान में रखें, आपके एग्जाम में बॉक्सेस से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, सोर्सेस से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जॉन विंथ्रॉप, मैं पढ़ लेता हूं, आप सुनना ध्यान से। जॉन विंथ्रॉप फर्स्ट गवर्नर था ये मैसाचुसेट्स का, है ना, और न्यू इंग्लैंड के अंदर। इसने लिखा मई 1634 में कि स्मॉल पॉक्स जो है वो सिग्नल्ड गॉड्स ब्लेसिंग्स फॉर द कॉलोनिस्ट। भगवान का एक मैसेज था। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी चीज जो कॉलोनिस्ट के लिए वरदान साबित हुई। कॉलोनिस्ट कौन? जो दूसरी कंट्री में जाकर अपनी कॉलोनी सेटअप करते हैं। जैसे ब्रिटिश भारत में आए, भारत को अपनी कॉलोनी बनाया, यहाँ पर राज करना शुरू किया, तो इनके लिए यहाँ पर जो है वरदान साबित हुआ। द नेटिव्स वर नियर ऑल डेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। लगभग लगभग सारे के सारे लोग खत्म हो गए, है ना, ऐसा नहीं कि सभी खत्म हो गए। तो स्मॉल पॉक्स की वजह से कई सारे लोग मारे गए। सो एज द लॉर्ड हैथ डिक्लेयर्ड आर टाइटल टू व्हाट वी पजेस। बस ये ध्यान में रखो, जॉन विंथ्रॉप कौन है? ये फर्स्ट गवर्नर है ना, मैसाचुसेट्स का। 1634 में इसने स्मॉल पॉक्स के बारे में लिखा, कॉलोनिस्ट के बारे में लिखा कि कॉलोनिस्ट को काफी मदद हुई इससे, स्मॉल पॉक्स से। चलो बात करते हैं अब अगला टॉपिक। थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्लेड यूरोप फॉर अमेरिका। हजारों लोग यूरोप से अमेरिका चले गए। सवाल है कितने मार्क्स का फ्रेंड्स? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कई सारे लोग यूरोप से निकलकर कहां चले गए? अमेरिका चले गए। क्यों गए? क्या कारण था? क्या कारण रहा? तो फ्रेंड्स 19वीं सेंचुरी तक यूरोप में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मैंने आपसे पहले कहा था। पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, रिलीजियस परसिक्यूशन, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है वो यूरोप में कॉमन थी। लोग जूझ रहे थे बहुत ज्यादा। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक वो 1830s में यूरोप जो है वो ग्रेट हार्डशिप से गुजर रहा था, ये भी आपने देखा कि जो यूरोप में अलग अलग तरह की चीजें वहां पर लोगों को जो है फेस करनी पड़ रही थी। खैर दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं। सिटीज जो है, सिटीज वर ओवर क्राउडेड, मतलब कि बहुत ज्यादा शहरों में अनाप शनाप लोग भरे हुए थे। बहुत घातक रोग यहाँ पर फैल रहे थे, डेडली डिजीज स्प्रेड हो रहे थे, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। तो इस तरह के जो कारण थे उससे लोग यहाँ पर यूरोप को छोड़कर कहां चले गए? अमेरिका चले गए। अच्छा, इसमें एक कारण और है, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था स्टार्टिंग में, कि रिलीजियस डिसेंटर्स वो लोग होते हैं जो अपने धर्म के खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, धर्म के खिलाफ सारी बातें गलत ही नहीं है, सब किसी हर धर्म में बुराइयां होती है और अच्छाइयां भी होती है, और कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको रिफॉर्म टाइम पर करना जरूरी होता है। तो ऐसे रिफॉर्म्स के बारे में जब कोई व्यक्ति आवाज खड़ी करता है, तो उसी धर्म के जो संस्थापक हैं, या फिर यूं कहें कि उस धर्म के जो लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं, तो वो लोग यहाँ पर ऐसी चीजें पसंद नहीं करते हैं। तो वो लोग ऐसे लोगों को मरवा दिया करते थे जो जो डिसेंटिंग करते थे, या फिर डिसेंटर्स थे, रिलीजियस डिसेंटर्स। तो ध्यान रखें, ऐसे लोग जो अपने धर्म के खिलाफ बोलते थे उनको क्या बोलते हैं? रिलीजियस डिसेंटर्स बोलते हैं। ऐसे लोगों को मरवा दिया जाता था जो अपने धर्म के खिलाफ बोलते थे। तो उस डर से भी यहाँ पर यूरोप से लोग कहां चले जाते थे? अमेरिका चले जाते थे। तो ये तमाम कारण है फ्रेंड्स, है ना, ध्यान रखिएगा। तो रिलीजियस डिसेंटर का मीनिंग आप समझ ही सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। एक व्यक्ति जो रिफ्यूज करता है एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करने से, है ना। चलो, मतलब धर्म की जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश चीजें हैं, बिलीफ सिस्टम है, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनको मानने से मना कर देता है। सारी की सारी नहीं, कुछ चीजें। रिफॉर्म की बात करता है, लेकिन रिफॉर्म पसंद नहीं आता है, यहाँ पर उसको जो है वो मार दिया जाता है। पहले गिरफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद जेल में डालते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली उसे मार दिया जाता है। खैर, अगला एक ये फोटो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, यंग भी हैं, महिलाएं बूढ़ी भी हैं, है ना, यंग भी है, बच्चे भी हैं इसके अंदर, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे वगैरह जो भी है, ये सब कतार में खड़े हैं। और ये जो है बायर्स हैं, है ना, मर्चेंट्स कह सकते हो, एजेंट्स कह सकते हो, जो इनमें से बेस्ट स्लेव को खरीदने के लिए खड़े हैं, है ना। ये सब नीलामी के लिए तैयार हैं, या फिर यूं कहें कि ये सब बिकने के लिए तैयार हैं। बड़ी बुरी हालत थी। कैरेबियन में कल्टीवेशन करवाया जाता था। यूरोप से कई सारे मर्चेंट्स वहां जाके प्लांटर्स बन गए। लेबर की कमी होती थी, स्लेव्स अमेरिका अफ्रीका से उठाकर
कैरिबियन में ले जाते थे, वहां पर खेती करवाते थे। खेती में इंडिगो वगैरह इस तरह की क्रॉप्स आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ी है। वहां से खेती करवा के जो प्रोड्यूस होता था उसको यूरोप में ले जाकर बेचते थे। एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चला करता था। तो स्लेव्स कहां से आते थे? अफ्रीका से आते थे। और स्लेव्स का एक फोटो आपको इसमें दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स ये 18th सेंचुरी का है। स्लेव्स को कैप्चर किया गया है फ्रॉम अफ्रीका और इनको प्लांटेशंस के ऊपर वर्क करवाने के लिए, काम करवाने के लिए, जो कि कैरिबियंस में है, यहाँ पर ले जाने के लिए ये तैयार है, या फिर कहीं इनको खरीद कर वहां ले जाया जाएगा। ये कॉटन ग्रो करते थे, शुगर ग्रो करते थे फॉर यूरोपियन मार्केट्स। हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स ऑलरेडी। बस अब एक और बचा है फ्रेंड्स आपका नॉट। 18th सेंचुरी तक देखिए आप, 18th सेंचुरी तक इंडिया और चाइना का दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज में नाम आता था। लेकिन हुआ क्या, 15th सेंचुरी से चाइना ने अपने आप को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया, अपने आप को आइसोलेशन में रखना शुरू कर दिया। बोले हम दुनिया के साथ कोई लिंक नहीं रखेंगे। तो दुनिया के साथ कोई लिंक नहीं रखेंगे, ओवरसीज कॉन्टेक्ट वगैरह सब खत्म कर दिए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए। और फिर आगे कौन रहा? फुट फ्रंट पर इंडिया रहा। और इंडिया का बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेशन होना शुरू हुआ। तो इंडिया का एक्सप्लोइटेशन होता गया। समय ऐसा है कि इंडिया बहुत ज्यादा जो है पॉवर्टी में जा चुका था। तो फ्रेंड्स हुआ क्या, यहाँ पे देखो आप लोग, चाइना का रोल रिड्यूस हो चुका था। इंडिया की जगह अब दुनिया का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था अमेरिका की डिस्कवरी के बाद, वो अब क्या बन चुका था? यूरोप बन चुका था फ्रेंड्स। यही इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, 3 मार्क्स क्वेश्चन, क्या कि यूरोप, हाउ हाउ डज द यूरोप इमर्ज एज सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। कैसे यूरोप जो है वो दुनिया का एक ट्रेड सेंटर बनता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनता है ना? ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर बने तो आपको इसमें से आंसर करना है। क्या आंसर करोगे फ्रेंड्स कि 18th सेंचुरी तक चाइना और इंडिया दोनों ही क्या थे? रिचेस्ट कंट्री में आते थे। बट 15th सेंचुरी से, है ना, 15th सेंचुरी से यहाँ पर चाइना ने अपने आप को आइसोलेशन में रखना शुरू कर दिया, पीछे चला गया, और दुनिया से ओवरसीज जो उसके कॉन्टेक्ट थे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसने। चाइना का रिड्यूस रोल, है ना, मतलब चाइना का जो रोल है वो रिड्यूस हो गया। और साथ में यहाँ पर देखो अमेरिका की डिस्कवरी के बाद में जो आपका ट्रेड फ्लो है वो अमेरिका की तरफ जाने लगा, और दुनिया का ट्रेड सेंटर क्या बन गया? यूरोप बन गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था फ्रेंड्स, ठीक है ना? और इस तरह से आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आज जो अपन ने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, हालांकि पूरा चैप्टर फ्रेंड्स नहीं था, हिस्ट्री के चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, फिर भी कोशिश करेंगे अपन जो आपके 10th क्लास में जितने भी आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, स्पेशली बोर्ड के अंदर जो पूछे जाएंगे सिलेबस में है, उनको अपन क्लियर करें, कवर करें, एक ही क्लास के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर, है ना? आने वाले दिनों में अपन ये कोशिश जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि जो कंटेंट अभी अपन ने आज के इस लेक्चर में देखा वो आपको समझ में आया होगा। मैक्सिमम शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करके बताएं आप कि आपको ये जो चीज़ें हैं समझ में कैसी आ रही है ना? और कोई डाउट हो आपका तो भी आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है फ्रेंड्स। जितना हो सके उतना आपको इसको शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल नाउ। मिलते हैं अगेन, है ना, नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अगेन थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय बाय।